Assalamu alaikum dear student, I am your instructor Salman Amin Malik for the course Linear Algebra. Today we are having the 14th lecture of Linear Algebra, and in the 13th lecture we have learned some very important concepts corresponding to a given matrix. In fact हमने Rn की different subspaces का criteria पढ़ा था कि whenever we call a set which is a subset of Rn a subspace of Rn, और ये मैंने आपको बताया था कि Rn जो spaces हैं ये certain properties, जो 8 properties लास्ट लेक्चर की स्लाइड में भी मैंने शो की थी कि 8 properties जो हैं satisfy करती हैं. अब कोई भी सबसेट तो Rn का एक क्वेश्चन मैंने इम्पोज किया था कि whether these 8 properties which the vectors of Rn satisfies, कोई अगर सबसेट है वो भी सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता. अगर तो वो 8 की 8 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है सबसेट H of Rn, then we say that this set H is a subspace of Rn. अगर कि 8 की 8 सेटिस्फाई करता. अब 8 की 8 प्रॉपर्टीज चेक करना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, थ्योरम एक पढ़ा था which states that, जिसमें 3 स्टेटमेंट्स दी गई थी. if any subset H of Rn satisfies these 3 properties or axioms of the result, वो properties क्या थी कि null vectors सबसेट H में होना चाहिए, कोई से 2 वेक्टर्स आप H में से लें उनका एडिशन भी आंसर जो आता है एडिशन करने से वो भी H में होना चाहिए, कोई सा स्केलर हो उसको आप मल्टीप्लाई करें किसी भी वेक्टर H के वेक्टर से तो आंसर Cu वो भी आपका H सबसेट में होना चाहिए. अगर कोई भी सबसेट Rn का ये 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे then we say that this subset in fact is a subspace of Rn. and what does it mean by subspace of Rn? इसका मतलब ये था कि Rn जो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है ये सबसेट जो है as a set itself satisfy all these properties with the vectors belonging to this subset. उसको सबस्पेस हमने कहा था. फिर हम लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस जो हैं ये डिस्कस करते हैं. मैट्रिसेस के कोरस्पोंड हमने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट सबस्पेसेस of Rn or Rm depending upon the order of the matrix ये डिफाइन की थी. पहली स्पेस थी नल स्पेस ऑफ A. नल स्पेस जो थी वो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. आपको एक मैट्रिक्स दिया गया, उस मैट्रिक्स का आप होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख लें यानी कि Ax इक्वल 0 लिख लें. उसमें उस होमोजीनियस सिस्टम के जितने भी सॉल्यूशंस थे उन सब सॉल्यूशंस को हमने एक सेट में रख लिया एंड वी कॉल दैट स्पेस दैट सेट एज अ नल स्पेस. और ये नल स्पेस जो है ये एक सब स्पेस होती है. अगर A का ऑर्डर n है तो ये नल स्पेस जो है ये सबसेट होती है Rn की. इसी तरह अगर कोई भी मैट्रिक्स है A, उसके कोरस्पोंड हमने सेकंड स्पेस डिफाइन की थी कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स A. कॉलम स्पेस इनफैक्ट क्या था? स्पैन ऑफ कॉलम्स ऑफ A. A के जितने भी कॉलम्स हैं उनका स्पैनिंग सेट जो है जो कि सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन होता है उसको हमने नाम दिया था कि ये जो है कॉलम स्पेस ऑफ A है. फिर कोई भी सबस्पेस होती है उसका हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि अ सेट इज सेड टू बी बेसिस फॉर अ सबस्पेस इफ दैट सेट स्पैन्स द सबस्पेस H and the vectors in that set are linearly independent. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और मैंने आपको ये कहा था कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये कॉन्सेप्ट हम जब वेक्टर स्पेसेस हम अपने कोर्स में इंट्रोड्यूस करेंगे पढ़ेंगे उसके कोरस्पोंड भी हम ये कॉन्सेप्ट जो है रिकॉल करेंगे और दोबारा उन एब्स्ट्रैक्ट स्पेसेस के लिए भी ये जो है कॉन्सेप्ट जो है पढ़ेंगे, डिटेल्ड पढ़ेंगे. तो ये बेसिस इनफैक्ट क्या होता है? ऐसा सेट होता है जो कि सबस्पेस को स्पैन करे और
उसके वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हों। अब नल स्पेस जो है, नल स्पेस की बेसिस निकालना, ये हमने सीखा था कि नल स्पेस की बेसिस किस तरह निकालते हैं। आप होमोजीनियस सिस्टम के सॉल्यूशन को पैरामीट्रिक, वेक्टर पैरामीट्रिक फॉर्म जो हमने सीखी हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में, उसमें लिखते हैं। फ्री वेरिएबल्स के साथ जो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उन वेक्टर्स को, वो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और नल स्पेस इनफैक्ट स्पैन ऑफ दीज वेक्टर्स होती है। तो आप उन वेक्टर्स को एक सेट में कलेक्ट कर लें, इकट्ठा कर लें, दैट सेट विल ऑलवेज फॉर्म अ बेसिस फॉर द null space. Similarly, given a matrix, how to find the basis for the column space of a matrix? उसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि हम अपने मैट्रिक्स A को echelon form में कन्वर्ट करेंगे. Then we will study which columns of my matrix A, whenever that matrix is reduced into echelon form, has the pivot element. जिन कॉलम्स में पिवट एलिमेंट होगा, दैट कॉलम्स कॉरस्पॉन्ड्स टू इन ए के कॉरस्पॉन्ड जिन कॉलम्स में पिवट एलिमेंट होगा, उन कॉलम्स को मैं एक सेट में डाल लूंगा. दैट सेट विल फॉर्म बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए. एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, आपको ए दिया गया है, ए को आप एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि विच कॉलम्स हैव द पिवट एलिमेंट. और ये जरूरी नहीं होता कि तमाम के तमाम कॉलम्स जो हैं वो पिवट एलिमेंट उन कॉलम्स में हो. जिन कॉलम्स में पिवट एलिमेंट आपका होगा, उन कॉलम्स के कोरस्पोंड आपके ए में जो कॉलम्स हैं उनको एक सेट में लिख लेंगे. दैट विल फॉर्म द बेसिस फॉर योर स्पेस, कॉलम स्पेस, व्हाट वी कॉल द कॉलम स्पेस. आज के लेक्चर में हमने बेसिस का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, उसी कॉन्सेप्ट को जरा हमने एक डिफरेंट वे से स्टडी करना है. इनफैक्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कोरस्पॉन्ड्स टू ईच बेसिस. अब बेसिस अगर आप नोटिस करें कि बेसिस जो है वो गिवन अ सब स्पेस, you can have more than one basis for a subspace. Basis unique नहीं होती, but the number of elements in the basis, I am saying the number of elements. For example, एक basis है, उसमें 3 elements हैं एक खास subspace की, तो उस subspace की कोई और basis भी हो सकती है, लेकिन क्या होगा कि उसमें भी 3 ही elements होंगे. The number of elements in a basis for a space is unique, but basis is not unique. It means that you can have a subspace which can have more than one basis. But property क्या है कि उसमें number of elements हर basis में, basis तो एक से ज्यादा आपके पास हो सकती हैं, लेकिन number of elements जो है वो same होंगे. ठीक है, इस पे बेस करता हुआ हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो हैं वो डिफाइन करेंगे. सो 14th लेक्चर आज का है. एज यूजुअल आई विल सॉल्व सम ऑफ द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एट द बिगिनिंग ऑफ माय 14th लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. टुडे वी हैव द 14th लेक्चर एंड this is the question which I have picked from the practice problem I have given you in the last lecture. Give integers p and q such that null of A is a subspace of Rp and column of A is a subspace of Rq. For example, 1 के लिए मैं सॉल्व करता हूं. 1 का ऑर्डर क्या है? There are 3 rows and 1, 2, 3, 4 columns. For the null space, I have to solve Ax equals 0. इसको मैंने सॉल्व करना है. अब A का अगर ऑर्डर 3/4 है तो X का ऑर्डर क्या होगा? 4 into 1. So null space, recall the definition of null space. वो क्या थी? वो ये थी, X, the all solutions of this system Ax equals 0.
इसका मतलब है कि नल स्पेस में हमारे एलिमेंट के कौन से हैं, आर, दैट विल बी अ सबसेट ऑफ R4, क्योंकि x का ऑर्डर क्या है 4 इंटू 1 और 4 इंटू 1 वैक्टर जो है जिसका 1 कॉलम है 4 रोज हैं वो R4 से बिलोंग करता है. सो फॉर द नल स्पेस will be null space will be a subspace of R4. So your P, the value of P is 4 for the first question, question number 1. कॉलम स्पेस, अब कॉलम स्पेस जो है वो स्पैन ऑफ, कॉलम स्पेस हमने किस तरह डिफाइन की थी, कॉलम स्पेस इज इन फैक्ट इक्वल्स स्पैन ऑफ कॉलम्स, अगर इसके कॉलम्स में A1, A2, A3, A4 जो है इसके कॉलम्स में नाम लो, स्पैन ऑफ A1, A2, A3 एंड A4. अब कॉलम स्पेस ये है. अब हर A1 जो है वो बिलोंग्स टू R3 है, A2 भी बिलोंग्स टू R3 है, A3 भी और A4 भी. सो कॉलम स्पेस, this set, span of this set will be a subset of R3. So the value of Q is, for the first problem is Q equals 3. अब इनकी नल स्पेस और कॉलम स्पेस की बेसिस भी निकालनी जो है ये हमने सीखी थी. फॉर एग्जाम्पल ये सेकेंड मैट्रिक्स ए के लिए 3/3 ऑर्डर है, तो यहां पे आपका P भी 3 होगा और Q भी 3 होगा. लेट्स से कि इस मैट्रिक्स का जो कि 3/3 है, इसका मैं आपको कहता हूं कि बेसिस निकालें, फाइंड द बेसिस फॉर द नल स्पेस ऑफ ए. तो नल स्पेस के लिए आप क्या करेंगे, आप 3 -9 9 2 -4 2 1 1 -5 एंड 0 0 0 0 0. मैंने आपको कहा था कि ये आप लिख भी लें तो कोई ऐसी बात नहीं, ना लिखें फिर भी कोई ऐसी बात नहीं. तो नल स्पेस के लिए आप Ax = 0 इसको सॉल्व करेंगे. लेट्स डू इट एंड फाइंड आउट द बेसिस फॉर द नल स्पेस. तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू डू द रो ऑपरेशन R2 + 3 times R1, R3 - 3 times R1. So my matrix will become 1 0 0 0 0. 3 times मैंने इसमें ऐड करना है, तो 3 times ऐड करने से यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 times ऐड करना है यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये इट विल रिमेन 0. 3 times मैंने सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ से 0 फर्स्ट एलिमेंट, 3 times सब्ट्रैक्ट करना है, ये क्या बनेगा -4 ही बनेगा. ये 3 times सब्ट्रैक्ट करना था, ये 2 -6 -4 बनेगा ये, और 3 times सब्ट्रैक्ट करना है -5 -3 यहाँ पे -8 आएगा एंड 0. Then next pivot element is this and I have to make this 0, so I will do the row operation R3 + 2 times R2, that will be 3 0 0 2 1 0 and 2 4 0 0. 2 times ऐड करना 0 0. अब इस सिस्टम को मैं इक्वेशंस में अगर करूं तो 2x2 + 4x3 = 0, which becomes x2 equals -2x3 and x3 is my free variable. अब फर्स्ट इक्वेशन से 3x1 equals -2x2 - x3, x2 की वैल्यू अगर मैं लगाऊं तो मेरे पास ये बनता है 4x3 - x3 equals 3x3 and ultimately x1 equals
x3। अब इस सॉल्यूशन की अगर मैं वेक्टर पैरामीट्रिक फॉर्म लिखूं x1 x2 x3 इक्वल्स, क्या मेरे पास आ रहा है, फ्री वेरिएबल x3 आ रहा है, x3 इक्वल x1 का 1 कोफिशिएंट आएगा, x2 का -2 और x3 का 1 आएगा। ठीक है, सो आई हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। If I call it U, then the null space, my null space will be spanned by S will be the basis containing U only। और एक वेक्टर जो है ये आपको पता है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और स्पैन भी करता है, क्योंकि हर सॉल्यूशन जो है वो इसी वेक्टर का स्केलर मल्टीपल, x3 इज फ्री वेरिएबल, इसी का मल्टीपल है। ठीक है, so basis, this is the basis for null space। अब अगर इसी कॉलम का, जो कि सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल के लिए आप खुद करेंगे, मैंने एक पार्ट जो है फर्स्ट एग्जांपल का एक्सप्लेन कर दिया है कि p और q की वैल्यूज किस तरह लेनी है a के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए मैं बेसिस जो निकाल। अब इसी मैट्रिक्स सेकंड पार्ट में जो है अगर उसका कॉलम स्पेस आपने निकालनी है, बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस, लेट्स से उसको मैं बी से अगर डिनोट करता हूं, बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस, तो हमने क्या कहा था, मैंने क्या आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यू हैव टू रो रिड्यूस योर मैट्रिक्स ए इनटू एचेलॉन फॉर्म, और जिन जिन कॉलम्स में आपका पिवट एलिमेंट होगा उसके कोरस्पोंड जो कॉलम्स आपके ए में है, दैट विल फॉर्म द बेसिस फॉर योर कॉलम स्पेस ऑफ ए। तो बेसिस फॉर द, ये मेरा ए जो है ये एचेलॉन फॉर्म में आ चुका है, फर्स्ट कॉलम में मेरा पिवट एलिमेंट है ये, सेकंड कॉलम में ये पिवट एलिमेंट है, नेक्स्ट मेरा 0 0 कोई पिवट एलिमेंट नहीं है। सो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम इन माय ओरिजिनल मैट्रिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही रिमार्क था लास्ट लेक्चर में एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ये दो वेक्टर्स जो हैं, इन दो वेक्टर्स को कंटेन करने वाला सेट जो है 3 -9 एंड 9, ये जो है ये बेसिस फॉर्म करता है फॉर द कॉलम स्पेस। ठीक है, ये आपका बेसिस है फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी एक्सरसाइज में, बुक में जो एक्सरसाइज होगी उसमें काफी क्वेश्चंस जो हैं इस तरह के हैं जिसमें आपने बेसिस फॉर्म करनी है कॉलम स्पेस की, नल स्पेसेस की। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर गिवन है, उसको चेक करना है वेदर दिस वेक्टर इज इन कॉलम स्पेस और नल स्पेस। यू कैन डू ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, और मैंने एक्सप्लेन भी कर लिया। तो आज के लेक्चर में हमने डिफाइन करना है डायमेंशन एंड रैंक, डायमेंशन ऑफ अ सबस्पेस एंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ये दो टर्मिनोलॉजी जो है ये हमने डिफाइन करनी है। तो बिफोर दैट लेट मी गिव यू द कॉन्सेप्ट। व्हाट इज इन कॉन्सेप्ट? लेट H बी अ सबस्पेस ऑफ Rn, देन उस सबस्पेस की डायमेंशन का क्या मतलब है? बेसिस हमने सीख लिया हुआ है लास्ट लेक्चर में कि बेसिस सबस्पेस की क्या होती है, एक ऐसा सेट, उसको हम बेसिस कहते हैं जो कि स्पैन करे सबस्पेस को, जिसका नाम यूजुअली हम H रखते हैं, स्पैन करे H को, और वो सेट में वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हों। ठीक है, अब H be a subspace of Rn, then each vector in H can be written in only one way as linear combination of the bases। डायमेंशन तो मैंने आपको बता दी। अब बेसिस का इनफैक्ट दो प्रॉपर्टीज जो हैं, उनमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी ये क्या है कि स्पैन करे। स्पैन करने का क्या मतलब है कि एनी वेक्टर फ्रॉम दिस स्पेस H, इफ U belongs to H, एनी वेक्टर हो, तो B आपका बेसिस होगा। सपोज दिस इज योर B, देन U कैन बी रिटन एज C1 B1 प्लस C2 B2 प्लस so on and so forth CP BP।
you will be able to find out the constant such that this holds. यही मतलब है पहली प्रॉपर्टी का कि स्पैन करे. ठीक है. अब क्या है कि अगर ये स्पैन करता है, द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस दैट वेदर दिस सोल्यूशन इज यूनिक और नॉट. इफ यू आर राइटिंग एनी वेक्टर u in a linear combination of vectors of bases of that space B, then this representation is unique. इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये है कि आपके पास you have only one solution of this system, this vector equation, which is C1, C2 up to so on CP. ये जो है ये यूनिक है, ये दो डिफरेंट नहीं हो सकते. लेट्स सी व्हाई. कि अगर बेसिस के एलिमेंट में के स्पैन में लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही होता है ना जो हमने पढ़ा हुआ है, बेसिस के वेक्टर्स में लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है किसी भी वेक्टर को स्पेस H के, तो वो क्यों उसकी रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो यूनिक होगी, क्यों इस वेक्टर इक्वेशन का सोल्यूशन जो होगा इस वेक्टर इक्वेशन का वो यूनिक सोल्यूशन होगा. सपोज B equals B1, B2, so on BP is a basis for the space subspace H, and suppose that a vector X in H can be generated in two ways. हम क्या कर रहे हैं कि उसका उलट जो है वो सपोज कर लिया हमने. उलट क्या है इसका, हम ये कह रहे हैं कि ये यूनिक होगा, दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक. हम उसके कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं. सपोज के फॉर अ गिवन वेक्टर x इन H, उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बेसिस वो यूनिक नहीं है. इसका मतलब है कि वी आर एबल टू फाइंड आउट द टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस सिस्टम, कि उसका देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट C1, C2 up to so on CP such that X equals the linear combination of vectors of basis, and there is another set of values D1, D2, DP such that the same X could be written as linear combination of bases of B. अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों इक्वेशंस का, इस इक्वेशन को मैं 1 इक्वेशन कह देता हूं, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं. इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, सो आई विल गेट x माइनस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पे तो मेरे 0 आ जाएगा, एंड आई विल हैव सच टाइप ऑफ टर्म C1 B1 प्लस C2 B2 प्लस सो ऑन CP BP. माइनस की है मैंने क्या किया, 1 माइनस 2 किया. सो माइनस होगा D1 B1 प्लस सो ऑन प्लस DP BP. ये बन जाएगा. अब ये तो मेरा x सेम वेक्टर है, ये नल वेक्टर हो जाएगा, और B1 कॉमन आ सकता है, और मेरा C1 माइनस D1 ये आ जाएगा. इनफैक्ट यहां पे ये 0 होगा, नल वेक्टर. ठीक है. C2 माइनस D2 इक्वल 0, CP माइनस DP. अब बेसिस की दो प्रॉपर्टीज थी, B बेसिस है, इसका मतलब क्या हुआ, B स्पैन H. इसका मतलब क्या है कि स्पैन ऑफ B1 B2 up to so on BP equals H. पहले ये कंडीशन है बेसिस की. दूसरी कंडीशन क्या है, द सेट B which has the vector B1 B2 up to so on BP is linearly independent. अब linearly independent का क्या मतलब है कि C1 B1 प्लस C2 B2
plus so on plus CP BP equal 0 has only trivial solution. इसका क्या है? ट्रिवियल सॉल्यूशन है सिर्फ. ठीक है. बेसिस जो है ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती है. अब ये क्या है? ये इक्वेशन जो है स्टैटिक डबल स्टैटिक जिसे मैं कह रहा हूं, ये इक्वेशन क्या है? 0 you have 0 here equals some constant into B1 plus some constant into B2 plus so on some constant into BP. सच अगर बेसिस है तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी से इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होना चाहिए? Since B is a basis, so the vectors are linearly independent, which gives C1 minus D1, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, C2 minus D2, all should be 0. And this implies C1 equals D1, C2 equals D2, CP equals DP, which shows that what we have supposed that a given vector x can be written into two different expressions. इस तरह हमने लिखा तो at the end हमारे पास क्या आ गया? C1 equals D1 आया. So these equations are in fact the same equation. ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है हमने ऑब्जर्व की है इस स्लाइड पे कि अगर आपके पास बेसिस दी गई है और कोई भी वेक्टर है आपकी सब स्पेस का और उस वेक्टर को आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हो वेक्टर्स ऑफ बेसिस के में, तो वो रिप्रेजेंटेशन जो होगी यूनिक होगी. अब यूजिंग दिस रिप्रेजेंटेशन we are going to define the coordinate systems for each basis for a given space. इसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम इनफैक्ट क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम, suppose the set B, B1 up to so on BP is a basis for the subspace H. For each x in H, the coordinate of x relative to the basis B are the weights C1, C2, CP such that this linear combination holds. और अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि इस लीनियर कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन जो है वो यूनिक है. इन अदर वर्ड्स दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक. इट मींस फॉर ईच x you will have a particular set of C1, C2 up to so on CP. अब हर x के लिए C1, C2 up to so on CP, this vector belongs to RP होगा क्योंकि इसके P रोज हैं 1, 1, 2 up to so on pth row. So this vector belongs to RP है. अब हर एलिमेंट जो x बिलोंग्स टू H है उसके कोरस्पोंड हमारा एक वेक्टर आ रहा है यूनिक इन RP. सो इज कॉल्ड दिस वेक्टर जो कि यूनिक वेक्टर है एंड विच इज कमिंग फ्रॉम द यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स ऑफ बेसिस B. इस वेक्टर को हम कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट है x का विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B. दिस वेक्टर रिटन एज दिस वन, ये नोशन है, इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ x relative to B or the B coordinate of the vector x. अब अगर कोई भी स्पेस दी गई है और उसकी बेसिस दी गई है, आपका जो कोई भी एलिमेंट होगा बेसिस स्पेस में से उसका एक यूनिक कोऑर्डिनेट वी कैन असाइन विच डिपेंड्स अपॉन द बेसिस. और बेसिस आज के शुरू के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि गिवन अ वेक्टर स्पेस और गिवन अ स्पेस और गिवन अ सब स्पेस, दीज आर ऑल द सेम थिंग्स. हम फोर्थ कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे कि दीज आर ऑल द सेम थिंग्स. तो अगर कोई भी सब स्पेस या स्पेस H दी गई हो और उसका हर एलिमेंट जो है वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन जो कि हमने अभी नाम रखा है
we will call that coordinate of that element, that vector x from the H with respect to the basis B. अब एक स्पेस की बेसिस जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस रिमेन्स द सेम. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने कह रहा हूं सेम है, वेक्टर्स नहीं कह रहा सेम है. फॉर एग्जांपल ये एक बी है बेसिस, वी कैन हैव द बेसिस बी डैश ऑफ द सम अदर वेक्टर्स, लेट्स से u1 u2 up to so on. How many vectors will be? up. So इस बेसिस में H की बेसिस में कितने वेक्टर्स हैं? P. ये B dash could be another basis of H which has the same number of vectors. P vectors हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि u1 equals b1. No, this is not necessary. So we can have for us one space we can have different bases, but the number of elements in the basis is always unique. बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं. Let v1 v2 be these vector and these vectors are from R3. This vector is also from R3 and x is this one. This vector is from R3 and B be the set containing v1 and v2, then B is a basis for H span by this one. अब स्पैन जो होता है ये हमने डिसाइड कर लिया हुआ है कि ये सबस्पेस होता है. ठीक है, अब स्पैन की बेसिस अगर हमने निकालनी हो तो हमने बेसिस निकालने के लिए हम ये सिर्फ चेक करेंगे कि जो वेक्टर्स दिए गए हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं. अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो वो ही वेक्टर्स जो हैं जिनका स्पैन है H, वही वेक्टर बेसिस फॉर्म कर देंगे, जैसे इस एग्जांपल में हो रहा है. अब ये दो वेक्टर्स v1 और v2, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है कि सिर्फ दो वेक्टर्स हों तो दो वेक्टर्स को चेक किस तरह करते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है. कि आप सिर्फ ये देखें ये एक दूसरे के मल्टीपल तो नहीं ना है. अब ये v1 और v2 मल्टीपल नहीं है एक दूसरे के, इट मींस दीज टू वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. अब स्पैन ऑफ v1 v2 विल बी अ सबस्पेस ऑफ R3, क्योंकि ये वेक्टर्स R3 में से हैं, ये क्या होगा? सबसेट होगा R3 का. अब ये सबस्पेस भी होती है, लास्ट लेक्चर में हमने सीख लिया. इसकी बेसिस निकालनी है तो मैंने सिर्फ ये चेक किया v1 v2 जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है. ये v1 v2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये B सेट जो है, दिस सेट फॉर्म्स बेसिस फॉर द this space which is the span of v1 v2. और ये हमेशा इस तरह होगा. You are given the span of certain vectors, you will check that these vectors are linearly independent or not. अगर linearly independent होंगे तो उन्हीं vectors का set जो होगा वो basis form कर देगा. Determine, और ये लिखा भी हुआ है because v1 and v2 are linearly independent. Determine if x is in H and if it is, find the coordinate vector of x relative to v. हमने ये चेक करना है x belongs to H है कि नहीं. x belongs to H का क्या मतलब है कि x could be written as c1 v1 plus c2 v2. लीनियर कॉम्बिनेशन में v1 v2 के लिखा जा सकता है कि नहीं. अगर लिखा जा सकता होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर लिखा जा सकता होगा, what about this representation? Is that representation is unique? Yes, that will be unique, क्योंकि ये वेक्टर्स जो हैं v1 v2 किसके वेक्टर्स हैं? बेसिस के. और अगर x H में है तो H के हर वेक्टर को की यूनिक रिप्रेजेंटेशन में लिखा जा सकता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ बेसिस B में. यही हमने सीखा है पहली स्लाइड में. तो सबसे पहली बात हमने क्या करनी है, हमने चेक करना है दिस system of linear equation is consistent, has a solution or not. अगर solution होगा तो दूसरी बात हमें क्या पता चलेगी फौरन, क्योंकि ये बेसिस के एलिमेंट है v1 और v2. रिप्रेजेंटेशन, दिस रिप्रेजेंटेशन विल बी यूनिक. रिप्रेजेंटेशन जो है ये क्या होगी?
यूनिक होगी। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेना होगा, जिसका कॉलम्स जो हैं वो V1, V2 और लास्ट कॉलम जो है वो क्या X फॉर्म करता होगा। ये V1 है, ये V2 है। 362 -101 312 7। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करना हमने सीखा हुआ है कि वी विल डू द रो ऑपरेशन सच दैट दिस मैट्रिक्स इज इन एचेलॉन और रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। So you will do it yourself, and ultimately the reduced echelon form, this is the reduced echelon form of this matrix। इस मैट्रिक्स की ये reduced echelon form है। क्यों reduced echelon form है? क्योंकि pivot element 1 है, and the pivot element is the only non-zero element in this column, first column. This is the pivot element, this is the second pivot element, and this is the only non-zero element in the second column. Next third column में कोई pivot element है ही नहीं, we don't care उसका 1 हो या non-zero। So the solution of this system, जो कि मैंने ये लिखा हुआ है, इस सिस्टम का सोल्यूशन इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म से हमारे पास आ रहा है x1 equals 2 and x2 equals 3, which is the unique solution. So इस इक्वेशन का अगर सोल्यूशन होता तो हमें पहले से पता था कि that will be a unique solution। दो ही पॉसिबिलिटी थी ना कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करे या ना करे। अगर नहीं करता तो x h में होता ही ना, ठीक है। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है इस सिस्टम का तो वो यूनिक ही होगा, इनफाइनाइट मैनी नहीं हो सकते, क्योंकि हमने ये भी पढ़ लिया है कि ये बेसिस है, v1 v2 बेसिस के वेक्टर्स हैं। तो v1 v2 वेक्टर्स बेसिस के जो थे उनमें यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। यूनिक रिप्रेजेंटेशन तभी होगी जब इस सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन आएगा। सो वी आर हैविंग दिस 2 and 3। अब ये 2 and 3 ये क्या है? वी कॉल दिस 2 and 3, इस x का b कोऑर्डिनेट जो है वो 2 and 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम x1 2 ले लें या c1 2 ले लें और c2 जो है वो 3 ले लें, सो c1 v1 प्लस c2 v2 विल गिव अस दिस x, जो कि इनफैक्ट इसी को तो हमने सॉल्व करके ये निकाली है वैल्यूज। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द कोऑर्डिनेट of x with respect to basis b। रिमार्क में यही लिखा हुआ। रिमार्क में इनफैक्ट क्या प्रॉपर्टी है? इफ b, b1 so on and so forth, bp is a basis for h, then the mapping x to xb is a one-to-one correspondence that makes h look and act the same as the space R P। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स गो टू द फिगर। फिगर क्या बता रही है? फिगर आपको बता रही है कि लीनियर कॉम्बिनेशंस जो हैं वो एक, हमें पता है कि कोई से R3 में कोई से दो वेक्टर्स, नॉन मल्टीपल वेक्टर्स, उनकी ज्योमेट्री क्या होती है? एक प्लेन होती है। सो दिस इज द प्लेन corresponding to the span of these vector passing through the origin of course होता है। तो हर x जो है यूनिक रिप्रेजेंटेशन है और उसके कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। दिस फिगर इज एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट। अब ये रिमार्क जो है, रिमार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर b जो है बेसिस है h की, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू h होगा और x की यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी c1 v1 प्लस सो ऑन cp bp। ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी फॉर ईच x बिलोंग्स टू h। अब उस x के कोऑर्डिनेट जो है विद रिस्पेक्ट टू b वो क्या होगा? c1 c2 अप टू सो ऑन cp। अब अगर ये बेसिस है तो ये कोऑर्डिनेट
rp में होगा, वेक्टर ये rp होगा. So there will be a one-to-one correspondence. Each element of H can be assigned to an element of rp. That is what we call the one-to-one correspondence. दो सेट्स में वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? दो सेट्स आर सेट टू बी इन वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस if we can assign each element of one set to a unique element of the other set. ठीक है, एक सेट में अगर लेट से एक सेट में ये एक सेट है, इसमें तीन एलिमेंट्स हैं C1, C2, C3. ये एक सेट है, इसमें भी तीन एलिमेंट्स हैं, लेट से 1, 2, 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं. तो देयर विल बी अ वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस. अ मैप T is said to be a one-to-one correspondence between this set and this set if C1 is maps to C2, C2 is maps to C1, and each element of one set of the domain takes the image to the other element. और ये वन टू वन भी होती है मैपिंग, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस जो होती है, वन टू वन हमने सीख लिया हुआ है, ये वन टू वन मैप भी होती है और ऑन टू मैप भी होती है. सो दिस मैपिंग विच मैप्स के आप x बिलोंग्स टू H है, इनफैक्ट H एंड RP are isomorphic and we write it as H and RP are isomorphic. इसको इस तरह लिखते हैं RP isomorphic. ये सिंबल जो है ये आइसोमॉर्फिक का होता है, ये सिंबल जो है आइसोमॉर्फिक. आइसोमॉर्फिक तब होते हैं जब हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकें बिटवीन द सेट्स सच दैट दिस फंक्शन इज वन टू वन एंड ऑन टू. सो दिस मैप विच डिफाइंस x belongs to RP, xb, and xb is the coordinate of x with respect to basis this one. Then H and RP look and act like the same. अगर कोई से दो सेट्स हैं और इनके दरमियान वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, इट मीन्स दीज सेट्स आर इन फैक्ट द सेम. फॉर एग्जांपल सपोज मैं एक सेट लिखता हूँ जिसमें 1, 2, 3 लिखता हूँ और एक और सेट लिखता हूँ उसमें 1, 2, 3 जो है वो डिजिट्स में लिख लेता हूँ, एक में इन वर्ड्स लिख लेता हूँ. बोथ सेट्स are in fact representing the same numbers 1, 2, 3, 1, 2, 3, लेकिन शेप डिफरेंट है. तो सेट है, तो ऐसे सेट्स जिनमें we can find a map which is one to one and on to between two sets, these two sets are known as the isomorphic sets. In fact इनका structure जो है वो same होता है. Let's go to the next slide which is consider this basis B. अब ये वेक्टर्स जो हैं ये कहाँ पे हैं? R2 के हैं, बिलोंग्स टू R2 हैं. सो दिस इज अ बेसिस ऑफ R2. दिस इज अ बेसिस ऑफ R2. इफ VB इज दिस वन, ये बेसिस है तो दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती है कि स्पैन ऑफ, अगर इसको मैं V1 कहूँ, इसको V2 कहूँ, तो स्पैन ऑफ V1, V2 शुड बी इक्वल्स R2. And second, V1 and V2 are linearly independent. यही दो प्रॉपर्टीज होती हैं, are linearly independent. ठीक है. अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अगर कोऑर्डिनेट किसी वेक्टर के, V कोई वेक्टर है बिलोंग्स टू R2, उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस B इक्वल्स क्या दिए गए हैं 3, 2. व्हाट इज x? x जो है वो हमने डिटरमिन करना है. वी हैव टू फाइंड आउट x. अब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? बेसिस है, अगर V बिलोंग्स टू R2 है, V कैन बी रिटन इन अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ बेसिस C1 V1 प्लस C2 V2. अब ये कोऑर्डिनेट V के विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B वो इनफैक्ट क्या होते थे?
C1 एंड C2 होते थे, यही होते थे ना, हमने लास्ट एग्जांपल में भी किया। ये कोऑर्डिनेट अगर दिए गए हमें दिस इक्वल्स 3 and 2, अगर ये दिया गया, कोऑर्डिनेट दिए गया है ना क्वेश्चन में, ये जो दिया गया, अब अगर ये दिया गया इट मींस C1 इक्वल्स 3 है, C2 इक्वल्स 2 है। अब इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन नंबर 1 मैं कह रहा हूं, इसमें V1 V2 मेरे वेक्टर्स ऑफ बेसिस है, C1 C2 मेरे कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर V है। ये अगर मैं पुट कर दूं तो मेरे पास अननोन V जो है डिटरमिन किया जा सकता है ना, यस ऑफ कोर्स किया जा सकता है। सो आई एम गोइंग टू डू इट। C1 क्या है, 3 है। V1 क्या था, V1 मैंने 1 और 2 लिया हो, प्लस C2 क्या है, C2 2 है, V2 क्या है, 2 एंड 1 लिया गया, ठीक है। अब इसको मैं लिख लेता हूं, दिस इज 3 6 प्लस दिस इज 4 and 2 and the answer is 7 6 plus 2 8. So this is the vector V which was the required vector V. इसी तरह I can ask a question from R3. आपको कोई एक बेसिस दी जा सकती है R3। अब नोटिस करें, जैसे मैं आपको बता रहा था कि किसी भी एक स्पेस की बेसिस जो है मोर देन 1 हो सकते हैं, बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस आर द सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, नंबर ऑफ वेक्टर्स इक्वल नहीं होते। फॉर एग्जांपल एक ये मैं बेसिस लिखता हूं 1 0, स्टैंडर्ड बेसिस जिसे कहते हैं 0 1, ये अब बी डैश इसका नाम रख लेते हैं, ये भी बेसिस है, इज अ बेसिस फॉर R2 की ये भी बेसिस है। अब इस बेसिस के कोऑर्डिनेट डिफरेंट होंगे, इस बेसिस के कोऑर्डिनेट इफ x बिलोंग्स टू v बिलोंग्स टू R2 है, तो अगर इसी v को विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस अगर मैंने कोऑर्डिनेट लिखने हो तो v ऑफ b डैश क्या होंगे, 7 and 8 ही होंगे। Why? Because 7 and 8 can be written as 7 into 1 0 plus 8 into 0 1, और ये मेरा एलिमेंट्स हैं बेसिस के, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बेसिस के कोऑर्डिनेट हमेशा वो वेक्टर्स के कंपोनेंट होते हैं, जैसे 7 इसका फर्स्ट कंपोनेंट था, 8 इसका सेकंड कंपोनेंट था, ठीक है। और ये वो जो मैं बात बार बार स्टार्ट ऑफ द लेक्चर से बार बार आपको बता रहा हूं कि एक स्पेस की R2 एक स्पेस है, उसकी 2 बेसिस मैंने लिख दी हैं, लेकिन ये V1 इसके वेक्टर के इक्वल नहीं है, बट द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन दिस बेसिस आर 2 एंड द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन दिस बेसिस आर आल्सो 2। यही मैं बता रहा था कि नंबर ऑफ वेक्टर्स इन अ बेसिस, सो यही मैं बता रहा था कि नंबर ऑफ वेक्टर्स इन अ बेसिस वो यूनिक होती हैं, ठीक है जी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। So we are going to define the dimension of a subspace. The number of elements in a basis for the subspace is known as the dimension of that space. For example, पीछे ही हमने एग्जांपल की है कि R2 की बेसिस B जो है, स्टैंडर्ड बेसिस में कितने वेक्टर्स होते हैं, 1 0 और 0 1, 2 वेक्टर्स होते हैं। So the dimension of R2 is 2. The number of vectors, क्योंकि इसमें 2 वेक्टर्स हैं, the number of vectors in a basis of a space is known as the dimension of that space. The dimension of a non-zero subspace H, denoted by dimension of H, is the number of vectors in any basis. यहाँ पे इसीलिए any basis लिखा है कि एक से ज्यादा basis हो सकते हैं, लेकिन the number of vectors in each basis will be the same for H. H क्या, किसी कोई भी basis लें, बेसिस की 2 प्रॉपर्टीज हैं, बार बार बता रहा हूं कि वो स्पैन करती हैं कंप्लीट स्पेस H को, और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट होता है। द डायमेंशन ऑफ द जीरो सब स्पेस, ये भी एक जीरो सब स्पेस है, इसको हम कहते हैं कि इसकी डायमेंशन 0 ही है। आपको याद होगा कि 2 ट्रिवियल
सब स्पेसेस हमने सब स्पेसेस पढ़ी थी। एक ये जीरो वेक्टर, अ वेक्टर containing zero and the space Rn itself. These are known as the trivial subspace. For any non-zero subspace of Rn, dimension of H is the number of vectors in any basis of H. तो डायमेंशन निकालने के लिए किसी भी स्पेस की हम यही किया करेंगे कि उसकी बेसिस को फाइंड आउट किया करेंगे। एग्जांपल्स, द स्पेस Rn हैज डायमेंशन n. Why? Because every basis of Rn consists of n vectors and standard basis जो हमने नाम रखा था, जो कि आइडेंटिटी के कॉरस्पॉन्ड In आइडेंटिटी के कॉरस्पॉन्ड होती हैं, वो क्या Rn की होती हैं? E1 जो कि 1 0 0, कितनी इसके वेक्टर्स हैं? n वेक्टर्स हैं। E2 0 1 सेकेंड पोजीशन पे, बाकी ऑल जीरोस। En क्या होगा? ऑल जीरोस एक्सेप्ट द nth पोजीशन। ये जो है फॉर्म करते हैं बेसिस Rn की, और ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मैं सेट B लिख लूं containing E1, E2 up to so on En, this form a basis for Rn की जो है ये बेसिस फॉर्म करता है। So the dimension of कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 up to so on n. So the dimension of Rn is n. A plane through 0 in R3 is two dimensional space. ये भी हमने देखा हुआ है। In fact ये दो वेक्टर we can find out two different vectors v1 and v2 such that span of v1 v2 equals that plane. ठीक है। A line through origin has one dimension. A line through origin ये भी एक सबस्पेस होती है और उसकी डायमेंशन 1 होती है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही वेक्टर v1 से स्पैन। लाइन थ्रू ओरिजिन जो है वो स्पैन ऑफ अ सिंगल वेक्टर v1 होती है। ये लाइन इक्वल इसके होती है, और ये ज्योमेट्रिकली हमने देख लिए हुए हैं। सो फाइंड अ बेसिस for the null space of the matrix. We have this example. ये मैट्रिक्स है, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने मैट्रिक्स पढ़ा था। इसकी एचिलॉन फॉर्म जो है ये दी गई है। एचिलॉन फॉर्म अगर ना भी दी गई हो, यू कैन फाइंड आउट द एचिलॉन फॉर्म। और इसका जो है सोल्यूशन सेट जो है, इनफैक्ट नल स्पेस के लिए हम Ax इक्वल 0 इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमने ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ। उसके सोल्यूशन को इसको हम ये वेक्टर, इसको क्या बोलते थे? वेक्टर पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम Ax इक्वल 0। अब हमने बेसिस डिफाइन की थी नल स्पेस की कि ये जो वेक्टर्स फ्री वेरिएबल्स के साथ जो वेक्टर्स लगे होते हैं उनको आप बी में सेट में कन्वर्ट लिख लें। लेट्स से दिस वन इज वी, दिस वन इज यू एंड दिस वन इज डब्ल्यू। सो यू वी यू डब्ल्यू इज अ बेसिस फॉर नल स्पेस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, जो कि ये वाला मैट्रिक्स है। ठीक है। अब डायमेंशन हमने डिफाइन कर ली है। सो द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, अगर मैं इस गिवन मैट्रिक्स को A कहूं, A इक्वल्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? हाउ मेनी वेक्टर्स वी हैव? 1 2 3। सो द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस इज 3 for this particular example. ठीक है। इसी तरह आप क्या करेंगे, जब भी आपने गिवन मैट्रिक्स के नल स्पेस की डायमेंशन लिखनी होगी, आप होमोजेनियस सिस्टम के सॉल्यूशन को वेक्टर पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। फ्री वेरिएबल्स के साथ जो वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे, उनको एक सेट में आप लिख लेंगे, और सेट में लिखने के बाद आप काउंट कर लेंगे कि कितने वेक्टर्स हैं वो। इनफैक्ट जितने फ्री वेरिएबल्स होंगे उतने ही वेक्टर्स होंगे, वही बेसिस होगी नल स्पेस की। जैसे यहाँ पे 3
फ्री वेरिएबल्स थे तो 3 वेक्टर्स आपको मिले जो कि स्पैन कर रहे हैं और बेसिस में आ रहे हैं नल स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, जिसको मैंने ए कहा है। ए आपका ये है। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव determine the dimension of the subspace H of R3 spanned by the vectors V1, V2 and V3। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि span of V1, V2, V3 is a subspace। ये हमेशा सबस्पेस होती है। अब कौन सी स्पेस की होगी? From which these vectors are। अब ये वेक्टर्स कहां से हैं? ये वेक्टर्स R3 से हैं, हर वेक्टर R3 से। So span will be a subspace of R3। मैंने आपको बताया था कि जब भी span of given vectors दिया गया हो और आपने बेसिस लिखनी हो, बेसिस इसकी, अगर जितने भी वेक्टर्स का स्पैन हम ले रहे हैं वो तमाम लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो वो वेक्टर्स एज इट इज सेट बी में डाल दें, वही बेसिस होगी। अगर एक वो सेट जो है जिसका आप स्पैन ले रहे हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब है कि एक वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर वेक्टर्स। जो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा उसको आप निकाल देंगे और बाकी रिमेनिंग सेट ऑफ वेक्टर्स जो है उसको आप चेक करेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। अब इस एग्जांपल में मैंने ये चेक करना है कि वेदर V1, V2, V3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट, अगर मैंने बेसिस निकालनी। उसके लिए मैं क्या करूंगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए मैं C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 इक्वल 0 इस सिस्टम को सॉल्व करता हूं, जिसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है 2 -8 6 3 -7 -1 -1 6 एंड -7 जो है ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसके कॉरस्पॉन्ड। और 0 0 आप लिख भी लें या ना लिखें, इट्स द सेम थिंग। अब इसको मैं एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। 2 3 -1 0 4 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। 12 -7 प्लस 12 that will be equals 5, so here I will have 5। 4 times add करना है, 4 minus 6 that will be 2 0। 3 times subtract करना है, here we will have -4। 3 times subtract करने से 3 times subtract करना है, here we will have -10। -7 and -3 that will be -10, okay। And then I have to choose this as a pivot element। pivot element के नीचे जो है वो मैंने 0 करना है। So I will do the row operation which is 4 by 5 times of R2। इसको मैं ऐड करूंगा R3 में, that will make 2 0 0 3 -1 0 and I will have here 5 2 0 and I will have here 0 and here I will have -10 plus 4 by 5 times of 2 which turns out -50 plus 8 minus 42 divided by 5, 42 minus 49 divided by 5, whatever it is, this number, this is a non-zero number and this is the matrix A। A matrix फॉर्म हमने किया V1 V2 V3 के, और ये matrix A जो है इस A has pivot position in every row, hence the columns of A are linearly independent by invertible matrix थ्योरम। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए
इन अदर वर्ड्स यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि इस सिस्टम का सिर्फ सोल्यूशन क्या है, C1 इक्वल 0, C2 इक्वल 0 एंड C3 इक्वल 0। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो आपकी बेसिस में ये वेक्टर एज इट इज मैं डाल दूंगा। स्पैन तो ये पहले ही कर लेते, लीनियरली इंडिपेंडेंट मैंने साबित कर दिया। सो द बेसिस फॉर द स्पेस स्पैन्ड बाय दीज थ्री वेक्टर इज दिस वन, और यही मैंने आपको बताया था। लेट्स सी द नेक्स्ट। The rank of a matrix is defined as the rank of a given matrix A denoted by rank of A is the dimension of the column space of A. अब determine the rank of, example है determine the rank of the matrix A. अब column space of A, इसके लिए मैंने आपको कहा था कि कोई भी मैट्रिक्स दिया गया हो, जैसे यहाँ पे A दिया गया, इसको एचेलॉन फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे और जिन जिन कॉलम्स पे आपका पिवट एलिमेंट होगा उसके कोरस्पॉन्ड आपके ए में जो कॉलम्स बन रहे हैं वो बेसिस फॉर्म करेगा। तो रैंक ऑफ ए इज इन फैक्ट द डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस ऑफ ए। इसका मतलब है कि हमने इसका रैंक निकालने के लिए डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस निकाला करेंगे, क्योंकि रैंक इसी के इक्वल है, रैंक ऑफ ए। तो ए को मैं एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, जो कि मैंने यहां पे किया हुआ है, एंड आई सी दैट फर्स्ट कॉलम हैज द पिवट एलिमेंट, second column has the pivot element, third column don't have the pivot element, fourth column has the pivot element, and fifth column don't have the pivot position or pivot element. So the first column basis अगर मैं लिखना चाहूँ कॉलम स्पेस में, तो क्या फर्स्ट कॉलम अगर इसको मैं V1 कहूँ, सेकेंड कॉलम को V3 कहूँ, V4, V5 एंड V6, तो बेसिस में कौन कौन से कॉलम होंगे, V1, V2 और V4, क्योंकि इन्हीं पे सिर्फ पिवट एलिमेंट है। तो डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस क्या हो गई, कॉलम स्पेस ऑफ A इक्वल्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3, और जो के रैंक हमने डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ही डिफाइन किया। अब रैंक थ्योरम क्या है, कोई भी एक मैट्रिक्स हो, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, गिवन अ मैट्रिक्स A of n columns, then the rank of A, which is in fact the dimension of column space of A plus dimension of null space of A equals n आएगा। ठीक है। The basis theorem क्या है, let H be a p-dimensional subspace of Rn, any linearly independent set of exactly p elements in H is automatically a basis of H. Also, any set of p elements of H that spans H is automatically a basis of H. ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये मैं इनफैक्ट आपको पहले भी एक्सप्लेन करता रहा हूँ पहली स्लाइड्स में, कि अगर H की p डिमेंशनल Rn की p डिमेंशनल सबस्पेस है, तो कोई भी स्पैन करने वाला सेट आप ले लें p एलिमेंट्स का, वो ही बेसिस होगी। कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट ले लें p एलिमेंट्स का, वो ही आपका बेसिस होगी, वो स्पैन भी करेगा। ठीक है, लेकिन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, p होने चाहिए, क्योंकि इसकी डायमेंशन p है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द एक्सटेंशन ऑफ द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेट A be an n cross n matrix, then the following statements are each equivalent to the statement that A is an invertible matrix. The columns of A form a basis of Rn, linearly independent है, n elements linearly independent हैं, जो कि previous आपके पास statement थी invertible matrix theorem की, तो वो span भी करेगा। Column of A in fact equals, column space of A in fact equals Rn. डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ A इक्वल्स n, रैंक ऑफ A इक्वल्स n होगा, नल स्पेस ऑफ A इक्वल 0 होगा, जो कि इस रैंक थ्योरम से आपका आ रहा है कि रैंक ऑफ A प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ A इक्वल्स n। अब अगर रैंक n हो गया प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ A इक्वल्स n, तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस क्या आएगा इस इक्वेशन से, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ A इक्वल्स n माइनस n इक्वल 0। तो
null space will be consist of only 0 element, जो कि ट्रिवियल केस होता है. डायमेंशन एंड रैंक ये भी मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम में ही आपके डाल देता हूँ. आई विल नॉट सॉल्व दिस वन, आई विल जस्ट गिव यू अ हिंट ऑफ हाउ टू सॉल्व these two questions. I will give simply the hint. In fact, we are at the end of our lecture. Suppose a 4 by 7 matrix A has 3 pivot columns. Is column of A R3? The answer is yes. You have to justify yourself. What is the dimension of null space of A? Rank theorem use करें. Rank जो कि column space की dimension होती है, rank plus dimension of null of A should be equals n. N is the number of columns in A, 7. तो यहाँ से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं. इसी तरह आप सेकेंड जो प्रॉब्लम है उसके लिए भी करेंगे. एंड यू हैव टू डू योरसेल्फ. सपोज अ 4 by 6 matrix A has 4 pivot columns. Is column of A equals R4? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपने जस्टिफाई करने हैं बाय यूजिंग द प्रीवियस थ्योरम्स. ये एक्सप्लेन एक मैं कर देता हूं. कॉलम ऑफ ए के ए हैज 4 पिवट कॉलम्स. इसका मतलब है कॉलम ऑफ ए हैज द बेसिस बी इन विच हैज 4 कॉलम्स V1, V2, V3, V4 ऑफ कॉलम्स ऑफ ए. अब R4 की डायमेंशन क्या होती है? R4 की डायमेंशन जो है ये 4 है. ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है और स्पैन कर रहा है कॉलम स्पेस को. यही हमने डेफिनेशन की थी कि अगर कॉलम स्पेस की हमने बेसिस निकालनी हो तो पिवट पोजीशंस हम निकालते हैं. पिवट पोजीशंस के कॉरस्पॉन्ड जो कॉलम्स होते हैं उनको बेसिस में लिख लेते हैं. अब अभी हमने रिजल्ट पढ़ा है कि डायमेंशन अगर किसी स्पेस की n है तो any linearly independent set of n elements will be the basis of that set. अब इस बेसिस के ये linearly independent भी हैं और इसमें भी 4 elements हैं. R4 की dimension भी 4 होती है. Hence by using this theorem, column space of A, this basis will span of, in other words, span of V1, V2, V3, V4 equals R4 होगा. और इसी का हमने कॉलम स्पेस ऑफ A नाम रखा हुआ है, तो कॉलम स्पेस जो है वो R4 के इक्वल होगी. ठीक है. एक्सप्लेन योर आंसर्स. मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, बट यू हैव टू डिग योरसेल्फ. आप बुक पढ़ें और इसकी जस्टिफिकेशन इन फ्यू सेंटेंसेस जो है यू हैव टू राइट डाउन. सो एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी हैव सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम. Consider the basis base. This is another basis. 2 basis तो R2 की मैंने एग्जांपल में इसी लेक्चर में सॉल्व की. आप नोटिस कर सकते हैं कि ये वेक्टर्स V1 और V2 अगर मैं इनका नाम लूँ, these are not the same vectors and still it is a basis for R2. If coordinate of B equals -1, 2, what is X? ये इस तरह का एग्जांपल हमने किया आज के लेक्चर में. डिटरमिन द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस H ऑफ R4 स्पैन्ड बाय द वेक्टर्स V1, V2, so on V3. ये वेक्टर्स हैं V1, V2, V3 और इससे आपने डायमेंशन जो है H सबस्पेस स्पैन्ड बाय दीज वेक्टर्स जो हैं निकाल ली हैं. लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो हैं वो ढूंढने हैं आपने. फाइंड बेसिस फॉर कॉलम ऑफ A एंड नल स्पेस ऑफ A and then state the dimension of these subspaces for this matrix. ये matrix जो है इसके correspond आपने columns spaces और null spaces की dimension basis in fact निकालनी. So we are at the end of our lecture. In fact, we have finished our lecture, and in this lecture we have studied the dimension of a space. Dimension of a space in fact क्या होती है? Dimension of a space is the number of vectors इन द बेसिस. बेसिस में जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स होते हैं वो हम कहते हैं कि डायमेंशन ऑफ द स्पेस है. फॉर एग्जांपल R2 की डायमेंशन 2 क्यों है? क्योंकि इसकी हर बेसिस में, और बेसिस हमने क्या डिफाइन की है, बेसिस भी रिकॉल करवा देता हूँ. बेसिस इज अ सेट विच स्पैन द होल स्पेस एंड विच इज
अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, उसके वेक्टर्स जो होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो है वो फॉर्म करते हैं। तो बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं उसको हम कहते हैं डायमेंशन। देन फॉर अ गिवन मैट्रिक्स वी हैव डिफाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स विच इज इन फैक्ट द डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस ऑफ दैट मैट्रिक्स, और नल स्पेस की जो डायमेंशन होती है। In the rank theorem we have studied that the rank of a matrix, which is in fact the dimension of the column space of a given matrix plus the dimension of the null space of the matrix, is equals n. n is the order of the matrix। अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A जो है n by n मैट्रिक्स होगा। फिर then we have studied the four logically equivalent statements of the invertible matrix theorem, जो कि यही definitions, basis और dimension of column space और null space जो है इसकी terminologies में हमने 4 different statements जो है invertible matrix theorem में add किए हैं। और invertible matrix theorem जो है ये बड़ा important है। आज के lecture में यही कुछ है। Till the next lecture, Allah Hafiz and take care of yourself.